Good morning, students, and welcome, students, in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing the another topic of your human anatomy physiology is body fluid and bloods. तो नेक्स्ट अगर हम बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो बी फार्मा के फर्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड है दीज आर द कमिंग टू द यूनिट नंबर 3. तो आज हम यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं. वी आर स्टार्ट द बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड्स. तो वी आर फर्स्टली वी डिस्कसिंग अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स मतलब जो हमारी बॉडी में जितना भी लिक्विड पोजिशन है डेट्स आर ऑल कम इनटू द बॉडी फ्लूइड. जितना भी बॉडी का लिक्विड पोजिशन पानी वाला पोजिशन जो लिक्विड स्टेज वाला पोजिशन जो होता है डेट्स कम इनटू द बॉडी फ्लूइड्स. द टोटल बॉडी फ्लूइड्स इन द ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सिमेटली 70% ऑफ द बॉडी वेट. बॉडी वेट के अलावा 70% क्या होता है ह्यूमन बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स होते हैं. और बॉडी फ्लूइड हैज बीन डिवाइड इनटू टू मेन कंपार्टमेंट. दो मेन कंपार्टमेंट में बॉडी फ्लूइड को डिवाइड किया गया. एक होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड, दूसरा होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. इंटरसेलुलर फ्लूइड यानी कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड है डेट इज द इंटरसेलुलर फ्लूइड्स. और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि आपके सेल के बाहर प्रेजेंट है वो है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात करें जैसे ICF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये इनसाइड द सेल्स होता है और लगभग 55% ऑफ द टोटल बॉडी वाटर का होता है. टोटल 55% जो टोटल बॉडी का वाटर का पोर्शन है वो आपका कहाँ होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड का पोर्शन होता है. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो आउटसाइड द सेल है और 45% ऑफ टोटल बॉडी वाटर का प्रेजेंट होता है. यानी कि 55% आपका इनसाइड इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है और आपका 45% क्या होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो बॉडी में जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसके अप्रॉक्स में. ठीक है. तो बॉडी फ्लूइड्स में कंपार्टमेंट की बात करें तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे फ्लूइड्स आ जाते हैं. जैसे कि आपका इंटेस्टाइनल फ्लूइड आ जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है प्रेजेंट बिटवीन द सेल. जो दो सेल या चार कई सारी सेलों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये अप्रॉक्सीमेटली 80% पोर्शन बना रहा है किसका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का लगभग 80% फोर्स पोर्शन ये बनाता है. इसके अलावा प्लाज्मा पोर्शन भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है, RBC के बीच में प्रेजेंट होता है. अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को पोर्शन को बनाता है प्लाज्मा बनाता है. 80% को बनाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाते हैं जो कि दो सेलों के बीच में प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कुछ पोर्शन और होता है जैसे लिम्फ है, सेरेब्रल फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, विट्रस बॉडी फ्लूइड है, एंडोलिम्फ है, पेरिलिम्फ है, प्लूरल और पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड है. ये सभी फ्लूइड भी आपके किसके पार्ट है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के कंपार्टमेंट हैं. ये लगभग आपका 2 से 3% के बॉडी फ्लूइड के पोर्शन को बनाते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के कंपोनेंट को बनाते हैं. तो मेनली आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन सी चीज़ आती हैं. इंटेस्टाइनल फ्लूइड आ जाता है जो 80% में आता है. प्लाज्मा है जो लगभग 20% पोर्शन में आता है. लगभग फिर आपका 2 या 3% जो बचता है वो आपके सब इंक्लूड आते हैं. लिम्फ है, सेरेब्रल फ्लूइड है, एक्वस ह्यूमर है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड के छात्र प्रेजेंट होता है, विट्रस फ्लूइड जो आपके आई में प्रेजेंट होता है, एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ दैट आर प्रेजेंट इन द ईयर कैविटी एंड प्लूरल और पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल फ्लूइड जैसे प्रेजेंट इन द प्लूरल यानी कि आपके लंग्स के चारों तरफ प्लूरल कैविटी होती है उससे प्रेजेंट होता है. पेरिकार्डियल आपका पेरिकार्डियल वो फ्लूइड जो कि आपका हार्ट की चारों तरफ मेम्ब्रेन के प्रेजेंट रहता है. और पेरिटोनियल फ्लूइड यानी कि जो आपके अब जो आपकी एब्डोमेन कैविटी होती है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड. तो ये सभी फ्लूइड आपके लगभग 2 से 3% पोर्शन बनाते हैं किसका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स का. ठीक है. तो ये हमने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक बार देख लिया. दोबारा बता देते हैं टोटल बॉडी में कितना है 70%. 70% को डिवाइड करें तो 70% जो टोटल बॉडी फ्लूइड है वो आपको दो टाइप प्रेजेंट होता है. इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होता है. इंटरसेलुलर जो सेल के अंदर है वो ब्लॉक 55% होता है और एक्स्ट्रासेलुलर जो सेल के बाहर होता है वो 45% होता है. एक्स्ट्रासेलुलर की बात करें तो एक्स्ट्रासेलुलर में 3 पार्ट आते हैं. एक आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि दो सेलों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दिया. या सेलों के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दी. जब वो 80% ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का बनाता है. और प्लाज्मा पोर्शन जो कि आपका 20% लगभग बनाता है और 2 से 3% आपके अदर फ्लूइड्स होते हैं जिसमें आपके लिम्फ, सेरेब्रल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स, विट्रस, लिम्फ, विट्रस बॉडी, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ ये सब होते हैं. ठीक. अगर हम मेल और फीमेल की बात करें तो जो आपका टोटल बॉडी मास में फीमेल में होता है वो 45% सॉलिड होता है और 55% फ्लूइड होता है. जबकि मेल की बात करें तो मेल में 40% क्या सॉलिड होता है, 60% फ्लूइड होते हैं. ठीक है. और टोटल बॉडी फ्लूइड में आता है इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होगा. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में 2 पोर्शन होंगे, इंटरसेलुलर फ्लूइड होगा और प्लाज्मा होगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये आपको फिगर से रिप्रेजेंट किया है. जो फ्लूइड है फ्लूइड को 2 पोर्शन डिवाइड होता है. एक इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या है 2 पार्ट हैं. एक आपका इंटेस्टाइनल फ्लूइड और प्लाज्मा. ठीक है. इंटेस्टाइनल फ्लूइड क्या है जो सेलों के बीच में प्रेजेंट पोर्शन है दैट इज इंटेस्टाइनल फ्लूइड. और जो आपका ब्लड में प्रेजेंट होता है लिक्विड पोर्शन वो क्या है प्लाज्मा. अब बैरियर सेपरेट ICF इंटरसेलुलर फ्लूइड और
इंटरसेलुलर फूड और प्लाज्मा, मतलब कौन कौन से बैरियर होते हैं जो कि हमारे इंट्रासेलुलर फूड है, इंटेस्टाइनल फूड, इंटरस्टेटनल फूड है और प्लाज्मा को सेपरेट करने का काम करते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट द आईसीएफ मतलब कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड फ्रॉम सराउंडिंग इंटरस्टेटल फ्लूइड, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी बाहर के फ्लूइड की और सेल के अंदर वाले फ्लूइड को सेपरेट करने का काम करती है। सेल के अंदर वाला फ्लूइड क्या हो गया, आईसीएफ यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कौन सा, इंटरस्टेटियल फ्लूइड। इसी तरीके ब्लड वेसल्स वाल है जो सेपरेट करती है इंटेस्टिनल फ्लूइड को प्लाज्मा से। जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड पोर्शन वो क्या है, प्लाज्मा है, और ब्लड वेसल्स के बाहर जो प्रेजेंट है वो क्या है, इंटेस्टिनल फ्लूइड है। तो इंटेस्टिनल फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के बाहर है और ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाज्मा, उसको सेपरेट करने का काम कौन कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल करती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स क्या होते हैं। बॉडी फ्लूइड में मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, दो टाइप कंपोनेंट मेनली पॉजिटिव प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक में क्या है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फास्फेट, सल्फेट, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कंपोजिशन और बैरियर। अब आते हैं हम मेन चीज़ पे, वो है ब्लड। तो ब्लड आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है बॉडी फ्लूइड का। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज ए यूनिक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इट्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी बॉडी ब्लड जो है वो आपका एक स्पेशल लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। जो हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी, ये क्या है, फ्लूइड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा है, यूनिकली स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोवाइड ए कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल ऑफ ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और इस ब्लड की हेल्प से हम एक सेल एक पार्ट, बॉडी का पार्ट दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट करता है। मतलब एक बॉडी से कोई हार्मोन या एंजाइम रिलीज हो रहा है तो दूसरे बॉडी के पार्ट तक आसानी से पहुंचता है। वो किसके थ्रू पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। यानी कि कम्युनिकेशन जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है, कौन सा मीडियम कर रहा है, ब्लड करता है। इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी हमारा ब्लड प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, रिसीव करते हैं, या फिर तो वो आने के बाद में हमारे ब्लड से होते हुए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके अलावा टेम्परेचर है, वो भी ब्लड की हेल्प से ही पूरी बॉडी में रेगुलेट होता है। ठीक है, ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिसीज। तो ब्लड का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन को लंग से रिसीव करते हैं और पूरी बॉडी में डिफरेंट बॉडी के टिश्यू और बॉडी के सेल्स तक ले जाने का काम करते हैं, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो भी आपका कहीं से न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, आपके इंटेस्टाइनल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स, जो आपने खाना कुछ खाया पिया है उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, पोषक तत्व मिले हैं, वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँचते हैं, आपके ब्लड में पहुँचते हैं और ब्लड से होते हुए पूरी बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक पहुँच जाते हैं। कौन पहुँचाता है, ब्लड पहुँचाता है। इसी तरीके से हार्मोन्स होते हैं जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, और आपकी इंसुलिन को एक्सक्रीट करने वाली बीटा पेंक्रियास है। ये सभी ग्लैंड क्या करते हैं, आपकी हार्मोन सेक्रेशन करती हैं। वो हार्मोन कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड में, और ब्लड से होते हुए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि ये भी क्या है, हार्मोन्स को, न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को रिसीव करके डिफरेंट टिश्यू तक पहुँचाने का काम किसका होता है, ब्लड का होता है। स्टडी ऑफ ब्लड फ्रॉम टिश्यू एंड डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इज कम इनटू द हेमेटोलॉजी। यानी कि ब्लड में जो टिश्यू, ब्लड के जो सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होना और ब्लड के जो डिसऑर्डर होते हैं उन सब के बारे में पढ़ना, उन सब के बारे में स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है उसको हम हेमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड अकाउंट फॉर अबाउट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर ब्लड की बात करें तो लगभग हमारा बॉडी के वेट का 7% पोर्शन कौन बनाता है, ब्लड बनाता है। An average male approx 6 liter blood of the body and where an average female has about 5 liter blood in the body। यानी कि लगभग अगर हम लीटर के हिसाब से बात करें तो लगभग मेल के अंदर 6 लीटर ब्लड, लगभग 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है, और फीमेल के अंदर कितना, लगभग 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ब्लड इज ए ब्राइट रेड व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड पर्पल रेड व्हेन डीऑक्सीजनेटेड। अगर ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड है तो उस टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा रेड दिखेगा, और जब आपका डीऑक्सीजनेटेड होगा तो हल्का पर्पल रेड कलर का दिखाई देता है। इट इज़ ए हाईली स्लाइट। इसकी पीएच की बात करें तो हल्का अल्कलाइन पीएच होती है, जिसकी रेंज 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होती है। ठीक है, ये तो बात होगी ब्लड के इंट्रोडक्शंस की। नाउ कम टू द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, इसके बारे में बात करें
तो ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। यानी कि ब्लड आर कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज द प्लाज्मा, सेकेंड इज द ब्लड सेल्स। तो पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होगा? प्लाज्मा इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड डेट अबाउट द 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंड ब्लड सेल्स इज ए 45% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। यानी कि जो ब्लड है, ब्लड में देखें तो ब्लड का टोटल ब्लड का 55% भाग के में क्या प्रेजेंट 55% भाग किसका बना हुआ होता है? प्लाज्मा बना हुआ होता है। और टोटल ब्लड का जो 45% भाग बना हुआ होता है वो किसका बना होता है? ब्लड सेल से मिलकर बना हुआ होता है। यानी कि ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% क्या होती हैं? ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो एक तरह से कंपोजिशन देखें तो ब्लड में आपको दो चीज़ें होंगी, एक आपका सेलुलर कंपोजिशन होगा, एक नॉन सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर कंपोजिशन क्या होते हैं? ब्लड कार्पुलस यानी ब्लड सेल्स होती हैं, और आपकी नॉन सेलुलर कंपोजिशन में क्या होगा? आपका प्लाज्मा होता है। फिर ब्लड कार्पुलस यानी ब्लड सेल्स में कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड सेल्स यानी कि डिवाइड होती हैं 3 टाइप की, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। उसके बाद में जो WBC है, WBC डिवाइड के 2 पार्ट में, ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल्स थे उसे ग्रेनुलोसाइट बोल दिया, जिसमें ग्रेनुल नहीं थे उसे ग्रेनुलोसाइट बोल दिया। ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप की है? 3 टाइप की, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसी तरीके से ग्रेनुलोसाइट भी 2 टाइप की होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। तो ये हुआ कंपोजिशन ऑफ ब्लड का बेसिक आइडिया। इसको हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो इस डिटेल में पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं किससे? प्लाज्मा से। तो ये तो हमने समराइज़ कर दिया कि ब्लड किससे बना हुआ है? प्लाज्मा एंड ब्लड से, और ब्लड सेल्स, ये पूरा आपका समराइज हो गया, पूरा ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब यहाँ डिटेल में पढ़ते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड slightly alkaline clear liquid. It is consist about 92% of वाटर 92% वाटर होता है और 8 to 9% ऑफ सॉल्यूट, मोस्ट ऑफ विच आर प्रोटीन्स। यानी प्लाज्मा जो है वो आपका स्ट्रॉ कलर, जैसे भूसा कलर होता है, भूसा कलर होता है, लाइट टी येलो, वैसे कलर का ये प्लाज्मा होता है। और इसका अगर पीएच की बात करें तो हल्का सा अल्कलाइन पीएच होती है, मोर देन 7 pH होती है। और इसमें बताएं तो इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लगभग 92% तो वाटर ही होता है और 8% कुछ सॉल्यूट होते हैं, और उन सॉल्यूट में मेजॉरिटी पोर्शन क्या होता है? प्रोटीन का होता है। प्लाज्मा प्रोटीन आर मेनली प्रोड्यूस बाय लीवर एंड द प्लाज्मा प्रोटीन प्ले ए वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ऑस्मेटिक ब्लड प्रेशर्स। तो जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो बेसिकली किसके थ्रू बनाई जाती है? लीवर के थ्रू बनाई जाती है। और ये प्लाज्मा जो प्रोटीन होती है, जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, मेनली इसका काम क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर को, ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन रखना। ऑस्मेटिक प्रेशर का मतलब है कि ब्लड वेसल से लीक आउट ना हो पाए। अगर ब्लड बहुत ज़्यादा पतला होगा, बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, ऑस्मेटिक प्रेशर बहुत कम होगा, तो ब्लड वेसल से लीक आउट हो जाएगा, ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा और ब्लड आसानी से पूरी बॉडी में फ्लो नहीं हो पाएगा। तो बॉडी के फ्लो होने के लिए और बॉडी की लीक आउट ना हो तो उसके लिए ब्लड में एक पर्टिकुलर ऑस्मेटिक प्रेशर होना जरूरी है। और ये ऑस्मेटिक प्रेशर किससे बनता है? जो प्लाज्मा में प्रोटीन पोर्शन होती है उसकी वजह से ये ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर ये प्रोटीन कम हो जाए तो प्लाज्मा प्रोटीन का बाई चांस किसी की ब्लड में डिफिशियंसी हो जाए तो उसका ऑस्मेटिक प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाएगा। ऑस्मेटिक प्रेशर रेगुलेट नहीं होने की वजह से ब्लड वेसल्स की वॉल से ब्लड लीक आउट हो सकता है और साथ में ब्लड के सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है ऑस्मेटिक प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। दो नेक्स्ट आते हैं कि द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है मेनली 3 टाइप की होती है। नंबर 1 एल्ब्यूमिन प्रोटीन, नंबर 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन, नंबर 3 फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो 3 टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेंस। अगर द एवरेज नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात करें तो जो सीरम एल्ब्यूमिन जो होती है वो लगभग 44.8% होती है और ग्लोबुलिन जो होती है वो 2.3% होती है और फाइब्रिनोजन होता है 0.3% और टोटल सॉल्यूट का बनाता है। यानी जो टोटल सॉल्यूट कितना है 8 to 9% है। उसमें 8 to 9% में जो एल्ब्यूमिन होगा वो 4.8% होता है, ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती है वो 2.3% होती है और फाइब्रिनोजन जो होती है वो 0.3% होती है। और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है मेनली इसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं। जबकि एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन बोथ आर प्रोटीन आर इन्वॉल्व इन द टू मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ठीक है, जबकि फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करना या कोगुलेशन ऑफ ब्लड्स। ठीक है, तो ये बात हमने बता दी है। कंपोनेंट प्लाज्मा में 90% वाटर है, प्रोटीन जो होगी 6 to 8% है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं
अदर कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कुछ हो सकते हैं प्लाज्मा जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, हार्मोन्स कुछ हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, और ब्लड गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब प्रेजेंट होती है। एक और डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मा एंड सीरम। सीरम और प्लाज्मा, कुछ लोग समझते हैं सीरम भी वही है, वही प्लाज्मा नहीं। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस होता है। क्या होता है, अगर हमने कोई लिक्विड, पहले हम रफली भाषा में बात कर लें, अगर हमने ब्लड लिया और ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूज कर लिया, सेंट्रीफ्यूज करा, या हमने कुछ ब्लड को कुछ देर किसी भी मतलब आपके टेस्ट ट्यूब में रखे, छोड़ के रख दिया, रखने के बाद आप देखेंगे कि ब्लड या तो क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाता है जैसे ही आप रखेंगे। लेकिन अगर आप उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड कर लेते हैं और उसके बाद ब्लड को रखते हैं तो देखेंगे कि जो रेड पोर्शन है वो नीचे बढ़ जाता है और येलो पोर्शन ऊपर आ जाता है। जब हम एंटीकोगुलेंट उसमें ऐड कर लेते हैं तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा तो उसे सेंट्रीफ्यूज करें, या आपने उस टेस्ट ट्यूब को कुछ समय के लिए स्टैंडिंग पोजीशन रख दिया, तो आप देखेंगे एंटीकोगुलेंट ऐड करने के बाद, बता रहा हूँ, एंटीकोगुलेंट ऐड करने के बाद देखेंगे कि जो रेड कलर का कंपोनेंट है वो नीचे बैठ गया है और येलो कलर का कंपोनेंट है वो ऊपर बैठ आ गया है। तो जो येलो कलर का कंपोनेंट है जो ऊपर आ गया है वो उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा जो लिक्विड सेल फ्री पार्ट, जिसमें कोई भी सेल नहीं है, लिक्विड सेल फ्री पार्ट ऑफ द ब्लड दैट हैज़ बीन ट्रीटेड विद एंटीकोगुलेंट। यानी कि प्लाज्मा ब्लड का वो लिक्विड पार्ट है जिसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं है और जो प्रेजेंट नहीं है, जो ब्लड एंटीकोगुलेंट से ट्रीटेड है। मतलब प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट एंड सेल फ्री पार्ट ऑफ द ब्लड that हैज़ बीन ट्रीटेड विद एंटीकोगुलेंट, जो कि एंटीकोगुलेंट ही ट्रीटेड ब्लड है, उसमें जो आपका लिक्विड पोर्शन है बिना सेल वाला वो क्या होगा, प्लाज्मा। अब सीरम की बात करते हैं। तो सीरम में क्या है, एंटीकोगुलेंट हमने ऐड नहीं किया है। तो सीरम क्या है, सीरम इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर कोगुलेशन। अगर ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड का थक्का बन जाए, उसके बाद में जो ब्लड में जो लिक्विड पोर्शन होगा वो क्या होगा, सीरम होगा। ठीक है, सीरम इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड आफ्टर कोगुलेशन, देयरफॉर डी अवॉइडिंग ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर ऐसे फाइब्रिनोजेंस। यानी कि जो आपका सीरम होगा उसमें फाइब्रिनोजेंस नहीं होगा। फाइब्रिनोजन किस में इन्वॉल्व हो गया, ब्लड कोगुलेशन में, यानी कि सेल के साथ में मर्ज हो गया, जबकि बाकी कंपोनेंट सब उसमें सीरम में प्रेजेंट होंगे। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो सीरम और प्लाज्मा डिफरेंट क्या होगा, जो सीरम में तो आपका फाइब्रिनोजन नहीं होता है, जबकि प्लाज्मा में क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। यानी कि सीरम और प्लाज्मा डिफरेंट बस यही होगा कि सीरम पोर्शन में फाइब्रिनोजन नहीं होगा, क्योंकि फाइब्रिनोजन कहाँ पर पहुँच गया, कोगुलेशन और ब्लड में इन्वॉल्व हो गया। फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ हो गई, कोगुलेशन ब्लड में इन्वॉल्व हो जाती है, जबकि प्लाज्मा में ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स जो होती है वो आपकी प्लाज्मा पोर्शन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आते हैं हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। फंक्शन क्या है, वाटर का है। वाटर जो कंपोनेंट वो एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसपोर्ट, रिलीज और हीट के काम आता है। एल्बुमिन जो पोर्शन है वो आपके ऑस्मोटिक पोजीशन को मेंटेन करने का काम आता है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होती हैं वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन से ही आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाती हैं, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन की डिफेंस मैकेनिज्म में भी काम आती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है ब्लड क्लॉटिंग के काम आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट साइन होती हैं पीएच बफर बॉडी के ब्लड का पीएच मेंटेन करने के काम आते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्लड सेल के ऊपर। तो ब्लड आपकी सेल की यहाँ तक हमने बात करी किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा पूरा कंप्लीट हो गया। प्लाज्मा के बाद कौन सा आता है, सेल वाला पोर्शन आता है ब्लड का, वो कौन सी है, ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स आपकी बेसिकली क्या हैं, आपकी 3 टाइप की होती हैं, एक इरिथ्रोसाइट्स, लिकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, लिकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। आरबीसी आर द मोस्ट न्यूमरस सेल्स ऑफ द ब्लड। आरबीसी इज द रेड कलर ड्यू टू द ऑक्सीजन कैरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा नंबर में जो ब्लड में जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। इसका सबसे ज़्यादा अकाउंट सबसे ज़्यादा होता है। ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कोई सेल पाई जाती है तो वो कौन सी होती है, आरबीसी होती है। और आरबीसी जो है रेड कलर होती है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट, एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन कैरी प्रोटीन होती है। कौन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से इसके साइटोप्लाज्म में होती है, इसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है, लाल दिखता है, रेड कलर की दिखती है। आरबीसी आर स्मॉलर दैन डब्ल्यूबीसी एंड देयर डायमीटर इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर्स।
साइज की बात करें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी छोटी होती है और इसका डायमीटर जो सेल का वो 7 माइक्रोमीटर होता है। दे आर अ बाइकॉन्विक डी न्यूक्लिएटेड डिस्क एंड थिनर सेंट्रल पार्ट कंपेयर टू द मार्जिन। ये बाइकॉन्विक होगी यानी कि बीच में होगी वो थिन पतली होती है, चार और किनारों पे क्या होती है मोटी होती है। और डी न्यूक्लिएटेड पार्ट डेस होती है, मतलब इसकी आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है। ए हेल्दी एडल्ट मेल हैविंग अबाउट 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड एंड एडल्ट फीमेल अबाउट द 4.5 मिलियन मीटर ऑफ क्यूबिक ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हेल्दी एडल्ट मेल की बात करें तो 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर ब्लड पर रहती है और फीमेल में कितनी होती है 4.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड में होंगी। फंक्शन आरबीसी क्या होती हैं? मेनली हाई स्पेशलाइज फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का होता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है लंग से डिफरेंट बॉडी के पार्ट बॉडी के टिश्यू में ले जाती है। आरबीसी कंबाइंड विद CO2 इन द टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट इट इनटू द लंग्स फॉर एक्सप्लोजन फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा आरबीसी क्या करती है, जो डिफरेंट टिश्यू में ऑक्सीजन लेके जाती है वहीं से उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लंग्स से लेके आएगी, लंग्स में के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। आरबीसी कैरी द ब्लड ग्रुप एजेंट्स A, B, RH फैक्टर्स। आरबीसी के ऊपर क्या कुछ स्पेशल टाइप प्रोटीन होती हैं जिन्हें हम ग्रुप एंटीजेंस बोलते हैं, जैसे A है, B है, RH फैक्टर है, जिसकी हेल्प से हम ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, जिसका मेन प्ले ए वाइटल रोल इन द ट्रांसफ्यूजन ब्लड। जो ब्लड डोनेशन ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने के समय में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, किसका? एंटीजेंस का, जो आपके आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। तो ये हो गया रेड ब्लड सेल्स। अगर इसको समराइज करें तो शेप कैसा है? बाइकॉन्विक न्यूक्लिएटेड होता है। साइज डायमीटर कितना है? 7.8 माइक्रोमीटर होती है। थिकनेस कितनी है? 2.5 माइक्रोमीटर है। कलर कैसा होगा? रेड होगा। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन पेमेंट की वजह से। काउंट की बात करें तो 5 मिलियन किसमें? मेल में और 4.5 मिलियन फीमेल में। और लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 डे। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी के पास में। WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स इज द कलरलेस न्यूक्लिएटेड फॉर्म सेल ऑफ द ब्लड। यानी कि ये क्या होगा? कलरलेस है, जबकि आरबीसी क्या थी? कलर वाली थी। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जबकि आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट था। दे आर द लार्जेस्ट ब्लड सेल्स अबाउट 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। और ये अगर तीनों सेल के साइज को मिलाएं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स में तो डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा होता है और ये लगभग 1% ऑफ ब्लड वॉल्यूम का फॉर्मेशन करते हैं। WBC प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंसिंग द बॉडी अगेंस्ट द माइक्रोब्स एंड अदर फॉरेन मटेरियल्स। WBC का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि बॉडी के अगेंस्ट बॉडी में जो बाहर के माइक्रोब्स आ गए हैं या फॉरेन बॉडी से आ गई हैं उनसे बॉडी को बचाना, उनसे लड़ना। The WBC are the larger than RBC and their diameter is about the 12 to 20 माइक्रोमीटर। मैंने बताया था साइज में WBC बड़ी होती है। इसके अलावा डायमीटर कितना होगा? 12 से लेकर 20 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। दे आर राउंडेड और इरेगुलर शेप हैव द एबिलिटी चेंज देयर शेप। कुछ सेल होती हैं वो राउंडेड होती हैं, कुछ सेल उसमें होती हैं इरेगुलर होती हैं और कुछ में ये एबिलिटी होती है वो अपनी शेप कंटिन्यू चेंज करती रहती हैं। WBC आर फार लेस numerous than a RBC in the range of 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड। WBC RBC कंपेयर में नंबर में बहुत कम होती है। इसकी रेंज जब लोग मानी तो लगभग 4,000 से लेकर 11,000 पर क्यूबिक ब्लड के अमाउंट में पाई जाती है। जब एबनॉर्मल इंक्रीज और WBC काउंट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। जब WBC का WBC का नंबर काउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और एबनॉर्मल डिक्रीज इन WBC काउंट, जब WBC कम हो जाती है उसे ल्यूकोपीनिया बोलेंगे। ल्यूकोसाइट सर्वाइव ओनली फॉर 2-6 डेज इन द ब्लड। लगभग 2 से 6 दिन तक ल्यूकोसाइट ब्लड में सर्वाइव करते हैं। और डेड WBC और फेगोसाइट इन द ब्लड है लिवर एंड लिम्फ नोड्स। और जो WBC डेड हो गई हैं, किल हो गई हैं, उनको खाने का काम कौन करता है? ब्लड कर उनके खाने का काम लिवर और लिम्फ नोड्स और ब्लड में कुछ एंजाइम्स होते हैं वो कर लेते हैं। WBC आर डाइफेडेसिस, कीमोटैक्सिस एंड फेगोसाइटिस प्रॉपर्टी होती है। डाइफेडेसिस मतलब क्या? इनका फॉर्मेशन होना। कीमोटैक्सिस मतलब जहाँ पे इंजरी हो वहाँ पहुँच जाना। और फेगोसाइटिस मतलब किसी भी मैक्रोब्स या सेल डाइवर को खा लेना। ये प्रॉपर्टी WBC के अंदर होती है। ठीक है। तो ये WBC RBC की बात कर ली। अब आगे बचा हुआ टाइप ऑफ WBC और प्लेटलेट्स के बारे में रह गया है, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। WBC एंड RBC के बारे में हमने पढ़ लिया। टाइप ऑफ WBC कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और उसके अलावा टाइप ऑफ WBC के अलावा थ्रोम्बोसाइट के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।